नमस्कार, जय श्री राम। हमारे साथ आज जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार ओमकार सर और ओमकार चौधरी सर। प्रणाम, सबसे पहले तो आपको सर बहुत-बहुत प्रणाम। नमस्कार अभिषेक जी और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर ये तो मोदी जी टी20 खेलने के मूड में आ गए। पहले जिस प्रकार से वो स्वयं आम आदमी पर अटैक कर रहे थे, तो बोला कि आम आदमी पार्टी को हम संभाल लेंगे और आप कांग्रेस को चर्चा में लेके आई ताकि वो दिल्ली की राजनीति में थोड़ा-सा इंटरेस्ट ले। अचानक से रमेश बिधूड़ी जी ने मुझे अपने किशोरावस्था के दिन याद दिला दिए जब लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि हेमा मालिनी के गाल सा सड़क बनाएँगे बिहार में। हालाँकि ओमपुरी जैसा भी सड़क नहीं बना और इनफैक्ट कुछ दिनों बाद तो सड़क ही गायब हो गई बिहार से। तो हम लोगों ने कहना शुरू कर दिया भाई कि कम से कम तरस खा के ओमपुरी, अमरीशपुरी जैसा भी तो बना दो, लेकिन वो भी नहीं बना। लेकिन आज कांग्रेस बौखलाई और दिल्ली के फ्रेम से आम आदमी पार्टी गायब हो। ये अलग तरह की राजनीति शुरू हुई सर। आज पूरी दिल्ली में चर्चा का विषय रमेश बिधोड़ी और कांग्रेस रही, प्रियंका वाड्रा रही और कांग्रेस पहली बार दिल्ली चुनाव लड़ती हुई नजर आई, भले वो भाजपा के कारण। अब इसमें क्या स्ट्रेटेजी है, ये तो आप जैसा सीनियर पत्रकार ही हमको समझाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 2-3 फ्रंट खोले। रमेश बिधोड़ी की एंट्री बता रही है कि साहेब सिंह वर्मा जी के सुपुत्र प्रवेश वर्मा जी को भी जिस प्रकार से टिकट दिया गया। बीजेपी कतई ये मैच जो है वो कम से कम इस हिसाब से जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में भारत की दुर्गति उस हिसाब से तो नहीं खेलने जा रही है। वो अपना होम पिच तैयार कर रही है और कह रही है आपको हमारी पिच पर बैटिंग करना होगा। अ, कांग्रेस बौखलाई है। कांग्रेस आज पहली बार कह रही है कि भाई गलत टिप्पणी हो गई। मैं आपसे सीधे ये जानना चाहता हूं ओमकार सर, जब गांधी परिवार पर टिप्पणी होगी तभी गलत टिप्पणी मानी जाएगी या मोदी जी के बोटी बोटी करने वाले सहारनपुर के सांसद को टिकट देने के टाइम वो सब याद नहीं आता है क्या? कैसे देखते हैं सर इस चाल को सबसे पहले और इस खेल को और दिल्ली चुनाव के पहले 5 मिनट में थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दीजिए सर। आपने बहुत वैलिड सवाल खड़ा किया है कि इमरान मसूद को जब आप टिकट देते हैं और वो सांसद चुन करके आ भी जाते हैं और उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आपकी दीर्घाओं में बेंचों पर बैठते भी हैं जिन्होंने कहा था कि हम नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी काट देंगे, तब आपको कुछ आपत्तिजनक नहीं लगता है। आपको तब भी आपत्तिजनक नहीं लगता है जब लालू यादव हेमा मालिनी के संदर्भ में वैसी ही टिप्पणी करते हैं जैसी रमेश विधुड़ी ने प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में की है। लेकिन ये तो एक्चुअल में इनके दोहरे मानदंड और दोगलापन एक बार नहीं, अनेक बार बल्कि सहस्रों बार जो है हमारे और आपके सामने और देश के सामने आ चुका है। इस पर हम तो टाइम जाया ना करके हम लोग जो आपने दूसरा संकेत दिया है कि अगर हम संडे 5 जनवरी का पूरा दिन देखें, तो आम आदमी पार्टी मीडिया की सुर्खियों में नहीं थी। सुर्खियों में थी प्रियंका गांधी वाड्रा, सुर्खियों में थे रमेश विधुड़ी, सुर्खियों में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सभा और फिर से कांग्रेस के ऊपर और आम आदमी के ऊपर किए गए उनके अटैक और सुर्खियों में थी सुप्रिया श्रीनेत से लेकर के कांग्रेस के तमाम दूसरे नेता। ये जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में चकल्लस शुरू हुई है रमेश विधोड़ी की टिप्पणी के बाद, ये मात्र एक शुरुआत है और एक संकेतक आप समझ लीजिए कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में क्या खेल खेलने जा रही हैं और क्या गुल खिलाने जा रही हैं। ये जो आजकल अरविंद केजरीवाल बौखलाए घूम रहे हैं, इसकी वजह क्या है? वो कभी महिलाओं को 2100 रुपए महीना देने की बात करते हैं। अगर वो उनको यानी दिल्ली की 67 लाख महिलाएं अगर हम्म, उनको चीफ मिनिस्टर बना दें तो वो हम्म, 2100 रुपया उनको देंगे। इसके अलावा वो ग्रंथियों के लिए घोषणा कर रहे हैं, वो पुजारियों के लिए घोषणा कर रहे हैं और ये सब उनको याद आए हैं 11 साल का शासन करने के बाद। इससे हम्म, पहले तो उनको मुल्ला, मौलवी, इमाम वो सब पसंद आ रहे थे और रास भी आ रहे थे और उन्हीं के लिए उन्होंने वेतन का ऐलान भी किया था। लेकिन वो रसीदी जो हैं वो पिछले कुछ दिनों से रसीद लेकर के खड़े हुए हैं केजरीवाल के घर के बाहर
कि साहब पिछले 17 महीने से आप लोगों ने हमारा वेतन नहीं दिया है। अब ये रसीदी साहब का अगर कच्चा चिट्ठा खोलने बैठूं तो पता लगेगा कि ये इनमें चाबी कांग्रेस ने ही भरी हुई है। तो भयंकर अरविंद कांग्रेसी है तो अरविंद केजरीवाल की समझ में ये अब आ गया है कि कांग्रेस इस बार 2019 वाली गलती नहीं करने जा रही है। ठीक। यानी 2019 में जो सबके पर्चे दाखिल हो गए थे, सबने अपने अपने ढोल ढपीड़े तबले सब नपीरी बजानी शुरू कर दी थी, चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था, भाई बहन ने भी एक रोड शो कर दिया था दिल्ली में, और उसके बाद अचानक ये बैक हो गए थे कि कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बन जाए, इसलिए हम बैक करते हैं। और अरविंद केजरीवाल, चलो हम तो अपना घर फूंक तमाशा देखेंगे, पर आपको मुबारक हो दिल्ली की गद्दी। जो कांग्रेस की अवगत हुई है और जो थोड़ी सी ऑक्सीजन मिली है 2024 के लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस को लगता है कि अगर हम दूसरों के घर ही दिया जलाते रहे और उसी से खुश होकर के तालियां बजाते रहे तो हमारा सत्यानाश तय है। इसलिए उन्होंने दिल्ली से वापसी के लिए संघर्ष करने का एक रास्ता चुन लिया है। जिस तरीके से अजय माकन मैदान में आए हैं, संदीप दीक्षित को अरविंद केजरीवाल के सामने उतारा गया है, कांग्रेस पार्टी की सीरियसनेस का पता चलता है। और ये भी वो संकेत दे रही है कि हम इस बार पूरी ताकत लगा करके चुनाव लड़ने वाले हैं। हमें ये समझने के लिए कि कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है, 2008 में जाना पड़ेगा, जब शीला दीक्षित आखिरी बार दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी। कांग्रेस को 40 से अधिक सीटें मिली थी और अच्छा खासा उसका मत प्रतिशत था। और जब तीसरी बार ये मुख्यमंत्री बनी थी तो उसके बाद फिर ये आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था अन्ना आंदोलन के गर्भ से। 2011 और 12 में वो अन्ना आंदोलन था, 12-13 में इनकी आम आदमी पार्टी बनी और फिर 13 का चुनाव इन्होंने लड़ा। पहले ही चुनाव में 28 सीटें आ गई, कांग्रेस को केवल 8 सीटें मिली। चलो मान लेते हैं कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, इसके अलावा कॉमनवेल्थ घोटाला था, दूसरे तमाम इन्होंने दुष्प्रचार कर रखे थे। मुख्यमंत्री आवास में तो 12 एसी लगे हुए हैं, मैं तो कांप जाता हूं ये सोच करके कि इसका बिल कैसे भरा जाता होगा। सचिवालय में भी हर जगह एसी लगे हुए हैं, मैंने तो सुना है कि शीला दीक्षित के तो टॉयलेट में भी एसी लगा हुआ है। अब शीश महल में कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। और इसके अलावा जो है किस किस तरह के जिम के उपकरण और कर्टेंस और मार्बल और क्या क्या सुख सुविधाएं नहीं जुटाई, क्या क्या अय्यासी के सामान वहां नहीं जुटाए। तो अब अरविंद केजरीवाल एक्सपोज्ड है पूरी तरीके से। जो जो अतीत में ये आधार बनाते रहे दूसरी पार्टी दूसरे नेताओं को बदनाम करने के, वो अब कई कई गुना इनके चेहरे पर, इनके माथे पर चिपक गए हैं आकर के। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपना वो खोया हुआ जनाधार वापस पाने के लिए, क्योंकि 2020 में तो कांग्रेस पार्टी केवल 4-4.5% वोट शेयर पर आकर के टिक गई थी 2019 में, 2020 में। तो अब दो इससे ज्यादा वर्स्ट पोजीशन तो किसी पार्टी के लिए हो नहीं सकती है। संभव ही तो नहीं है। इसलिए कांग्रेस चाह रही है कि वो किसी तरीके से वापसी करे, नंबर 2 नहीं तो नंबर 3 की पार्टी बनकर उभरे, लेकिन सम्मानजनक स्थिति में हो, ताकि आगे जाकर के फिर नंबर 2 में आ सके। और वो नंबर 2 या नंबर 3 सम्मानजनक स्थिति में फिर से वह तब पहुंचेगी जब उसका जो खोया हुआ जनाधार है, जो वोटर है खिसका हुआ, जो अरविंद केजरीवाल की तरफ चला गया था, वो वापसी करे कांग्रेस की तरफ। तो ये जो अभी कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में आप गुत्थम गुत्था देख रहे हैं, और जिस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत ने और कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने, पवन खेड़ा वगैरह ने सीधे आरएसएस पर अटैक किया है, बीजेपी पर नहीं, रमेश विधुड़ी पर नहीं, लोकल बीजेपी के नेताओं पर नहीं, वो सीधे संघ पर अटैक कर रहे हैं। और जब संघ पर अटैक करते हैं या वीर सावरकर पर अटैक करते हैं तो किसको खुश करने के लिए और किसको ध्रुवीकृत करने के लिए करते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जाहिर है उनका टारगेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बहाने
जो मुस्लिम वोट है उनका ध्रुवीकरण करना है। और जितना वो अटैक करेंगे आरएसएस पर या बीजेपी पर या प्रधानमंत्री पर, उतना अरविंद केजरीवाल को नुकसान होने जा रहा है। तो ये पूरा गेम एक्चुअल में जो दिखाई दे रहा है वो कुछ और है, बयानबाजी कुछ और है और इसके पीछे का खेल कुछ और है। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक एक्सप्लेन किया। 1400 लोग लाइव देख रहे हैं, तो भैया आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। ओमकार सर, आपने न जाने कितने चुनाव अपने लाइफ में कवर किए होंगे, खुद अपने कैमरा पे, माइक पर, आर्टिकल्स के द्वारा। इस बार पहली बार अरविंद केजरीवाल थोड़े से डरे हुए लग रहे हैं, वरना अब तक आईबी की रिपोर्ट आ जाती और आईबी की रिपोर्ट से हमको 60 सीटें मिल रही है जी, 55 सीटें मिल रही है, ये बोला नहीं। क्या उसका कारण ये है मन में कि देखिए, एक तो अगर मैं चुनाव हारता हूं और इमीडिएटली दिल्ली की सत्ता पर कोई भाजपा का मुख्यमंत्री बनता है, तो जो मैंने घोटाले किए हैं उसकी फाइल सीधे सीधे उसके हाथ में लग जाएगी। पॉइंट नंबर 2, ये क्या सेल्फ गोल मार रहे हैं जो हर एक न्यूज चैनल में जाके बोल रहे हैं कि मैं सीएम रहूंगा, अतिशी तो पार्ट टाइम है, जबकि अतिशी ने वो उस कुर्सी के पावर को टेस्ट कर लिया है, चाहे वो जीतन राम मांझी हो या जितने भी लोग हैं। वो बात यहां पर ओमकार सर ये है कि कोई भी अपनी कुर्सी इतनी आसानी से देना नहीं चाहता। और अब तो जो रमेश बिधूरी जी हैं वो अतिशी मारलेना जी के सामने हैं, और आम आदमी पार्टी भी नहीं चाहती कि वो चुनाव जीते। लेकिन मैं जब स्टडी कर रहा था तो मुझे याद आया कि अरविंद केजरीवाल माइक पर झूठ बोल रहे हैं और कोई पत्रकार पूछ नहीं रहा है सर सवाल। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार वो कैबिनेट की मीटिंग नहीं अटेंड कर सकते, कोई साइन नहीं कर सकते, ऑफिस नहीं जाते। तो सीएम बनेंगे कैसे जब कैबिनेट का हेड ही सीएम होता है और वो कैबिनेट का मीटिंग ही नहीं अटेंड कर सकते, तो सीएम कैसे बनेंगे? तो टेक्निकली फेस तो आम आदमी पार्टी के पास भी नहीं है। अभी आने वाले दिनों में हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी ये क्लियरिफिकेशन भी देखेंगे चुनाव प्रचार के दौरान, और इनको नेक्ट करते हुए भी दिखाएंगे वो लोग अपनी जनसभाओं में। और सुप्रीम कोर्ट का जो विस्तृत आदेश है जिसमें शर्तें हैं, 6 शर्तें हैं, जिनमें ये सचिवालय नहीं जा सकते, विदेश यात्रा नहीं कर सकते, पुलिस स्टेशन में इनको हाजिरी लगानी पड़ेगी, और किसी फाइल पर सिग्नेचर नहीं कर सकते, कोई मीटिंग नहीं बुला सकते, मतलब मुख्यमंत्री के तौर पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें तो बताई जाएंगी। और जब तक ये इन सशर्तों पर जमानत पर बाहर हैं, तब से चलो इस बार तो आपने रिजाइन कर दिया, और रिजाइन भी क्यों किया? क्योंकि आप पब्लिक में ये एक मैसेज देना चाहते थे कि देखो, जिस शीश महल को ये मुद्दा बना रहे हैं, मैं तो उस शीश महल में अब रह भी नहीं रहा। या ये जिन चीज़ों को कह रहे हैं कि ये तो तिहाड़ में भी 5.5 महीने मुख्यमंत्री बने रहे, तो मैंने तो बाहर निकलते के साथ ही कुर्सी में लात मार दी, मुझे तो मुख्यमंत्री पद का कोई लालच ही नहीं है। एक पोस्चरिंग और एक पोजीशनिंग जो है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब पब्लिक इतनी नासमझ है नहीं जितनी ये समझते हैं। और सोशल मीडिया का ज़माना है, मिनटों में जो है लोग एक्सपोज हो जाते हैं। आपने अतीत में क्या-क्या कह रखा है, किन-किन मुद्दों पर, किस-किस नेता के बारे में, वो सारा कुछ तो आजकल सोशल मीडिया मंचों पर तैर रहा है। आप किस-किस को रोकोगे? तो ये सब चीज़ें इनको एक्सपोज कर रही हैं पूरी तरीके से। दूसरे, जो पिछले चुनाव थे इनके, उसमें इनके ऊपर इतने दाग नहीं थे, इनके पीछे इतनी जांच एजेंसियां नहीं खड़ी थी। आज ही जब हम बात कर रहे हैं तो जो शीश महल की पड़ताल के लिए सीएजी का गठन किया था, उसकी रिपोर्ट आ गई है। और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि 3300 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। शुरुआती जो बजट बनाया गया था वो 7 करोड़ कुछ का था, और उसमें तमाम तरह की अनियमितताएं हैं। पहले इसमें जो पेड़ खड़े थे 28, अगर 10 से ज़्यादा पेड़ आपको काटने होते हैं तो उसकी विशेष परमिशन लेनी होती है, लेकिन ग्रेट इन्होंने ट्रिब्यूनल से। बहुत बहुत चालाकी से काम किया। पहले 9 पेड़ काटे गए, फिर 5 काटे गए, फिर 8 काटे गए, फिर 7 काटे गए। इस तरीके से इन्होंने 28 पेड़ कटवा दिए। इसी तरीके से जो अप्रूवल लेना होता है, अगर 7 करोड़ से ज़्यादा का आपको अप्रूवल लेना था या 10 करोड़ से ज़्यादा का अप्रूवल लेना था, तो उसके लिए भी
एक बाकायदा एक व्यवस्था है। यहाँ तक कि 1 करोड़ रुपया भी अगर आप ले रहे हैं तो भी उसके लिए व्यवस्था है। इन्होंने 99 लाख्स जो है निकाले ताकि वो परमिशन ना लेनी पड़े, एलजी को उसमें इन्वॉल्व ना करना पड़े। बहुत चालाकियां हैं। कैग की रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो आज सबमिट हुई है। धीरे धीरे ये सारी चीजें, ये पत्ते खुलेंगे। अब ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि जी इसी समय जब चुनाव घोषित होने वाले हैं तभी कैग की रिपोर्ट क्यों आई। तो जो अरे इसके हेड थे मुर्मू साहब, उन्होंने तो नवंबर 13 या 14 में ही इस पर साइन कर दिए थे। अब रिपोर्ट आज सबमिट हुई है जनवरी में आकर के, तो उनकी तो कोई गलती नहीं है। ये भी बिल्कुल। सरकार ही दबाए रखे हुए थी, तो वो मिल गई है। तो अब एक एक करके इनके सारे कच्चे चिट्ठे सामने आ रहे हैं। जितनी ये बदमाशियां हो रही हैं ना, ये कह रहे हैं कि जी जिनके बढ़े हुए बिल मिले हैं हम्म। वो पानी के बिल जमा ना करें, हम सत्ता में आएंगे फिर सबके माफ कर देंगे। इसी तरीके से एक और डिपार्टमेंट के बारे नहीं में तो इतने दिनों अतिशी से सर मेरा एक क्वेश्चन है, इतने दिनों से सो रहे थे क्या? जब इन्होंने तो कहा था कि मेरे जेल में रहने से मुख्यमंत्री पद पे हूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, काम जारी रहेगा, अतिशी संभाल लेगी, इनकी पत्नी संभाल लेगी, न जाने कितने लोग संभालेंगे। तो आज अचानक से ठीक, अब चुनाव का बिगुल फूकने वाला है, कभी भी डेट अनाउंस हो सकते हैं, आचार संहिता लग सकती है, तभी इनको याद आ रहा है कि हम माफ कर देंगे। आप इनकी राजनीति समझने की कोशिश करिए अभिषेक जी। ये बढ़ा करके बिल जानबूझ करके भेजे गए हैं ताकि ये हम्म। सब इकट्ठे होकर के हमारे दरवाजे पर आए और हाँ। इनसे इनको कहा जाए कि भैया पहले हमें मुख्यमंत्री बनाओ तभी आपके ये बिल माफ होंगे। माफ इसी होंगे। तरीके से जो है वो महिलाओं को कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लो, अपने मोबाइल नंबर दे दो ताकि हम बार बार तुम्हें मोबाइल पे याद दिलाते रहे कि हमें ही वोट करना है, तभी तुम्हें ये 2100 रुपया मिलेंगे। इसी तरीके से संजीवनी के लिए भी जो है बुजुर्गों को कहा गया कि आपको अगर 60 साल के ऊपर के अपना मोबाइल नंबर दो, अपना नाम वाम लिखो, पता वता लिखो, अपना वोटर आईडी कार्ड हमें दे दो ताकि हम बार बार परेशान करके इनको जो है, ये बहुत चालाकी के साथ ये सब काम कर रहे हैं। इनको लगता है कि ये टैक्टिस अपनाने से पब्लिक जो है फिर झांसे में आ जाएगी और इनमें से कुछ तो झांसे में इनके आ भी जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल। सब इतने समझदार नहीं होते हैं कि इनकी रणनीति को समझ पा रहे हों या इनकी चालबाजियों को समझ पा रहे हों। पर इस बार घिर गए हैं और घिर इसलिए गए हैं कि एक तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैडर और संघ का भी कैडर, जिस संघ ने हरियाणा में भी काम किया है और महाराष्ट्र में भी जमीन पर जाकर के काम किया है, वो इस बार दिल्ली में भी जमीन पर काम कर रहा है और बहुत सारे उनके जो कार्यकर्ता हैं और जो उनके पदाधिकारी हैं वो योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने अपना काम अपने हाथ में लिया है और ये अरविंद केजरीवाल को और उनकी टीम को पता चल गया है कि संघ जो है वो यहाँ निचले स्तर पर उतर चुका है। दूसरी बात ये है कि ये जो पुजारियों की, ये जो ग्रंथियों की, ये जो महिलाओं की बात कर रहे हैं और कभी वैष्णो देवी की यात्रा, कभी तिरुपति की यात्रा, कभी भगवान राम मंदिर के दर्शन और एक लाल दुपट्टा डाल करके गले में फोटोग्राफी करवाना अपनी पत्नी के साथ, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको पता था कि इस बार कांग्रेस पार्टी मैदान में आएगी। इनको पता था कि मुस्लिम वोट खिसक रहा है। इनको पता है कि अगर मुस्लिम वोट खिसकेगा तो उनका क्या हाल होने वाला है। हालांकि दिल्ली में मुस्लिम वोट डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रहा है कभी भी, नहीं रहा है, लेकिन नहीं रहा है, कभी भी नहीं। कुछ सीटें हैं और कुछ क्षेत्र हैं, कुछ पॉकेट हैं जहां पर मुस्लिम वोट जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर है, लेकिन पूरी दिल्ली में नहीं है। तो फिर भी इनको लगता है कि उन क्षेत्रों का भी मुस्लिम वोट अगर खिसक गया तो इनके लिए एक बड़ा नुकसान होगा और कांग्रेस का उभार इनके लिए, आगे के लिए, इनकी पार्टी के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए ये पूरी ताकत लगा रहे हैं इधर। आखिरी कमेंट ले लेंगे, प्रधानमंत्री जी ने आज कुछ कहा है उसके बाद आपसे, उसके बाद शो को समाप्त ये करेंगे। आपदा वाले दिल्ली चुनाव में अपनी हार सामने देखकर बौखला गए, झूठ फैला रहे हैं। ये दिल्ली वालों को डरा रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। लेकिन मैं दिल्ली वालों को विश्वास दिलाने आया हूं,
भाजपा सरकार में दिल्ली में जनहित की कोई योजना बंद तो नहीं होगी, लेकिन उसमें जो बेईमानों का ठेका है ना, उनको बाहर निकाला जाएगा। अब सर यहाँ से दो प्रश्न होते हैं। एक, हमेशा की तरह ये चुनाव भी मोदी जी को ही लड़ना पड़ रहा है। इतना अधिक देखिए, जो दिल्ली बीजेपी के पॉलिटिकली समर्थक एक्सपर्ट है वो भी कह रहे हैं कि संभवतः एक महिला या कोई भी एक चेहरा होता तो अंदर की गुटबाजी शायद कम होती। हरियाणा और महाराष्ट्र में भी मोदी जी ने इतनी सभाएं नहीं की थी, और जहां पर लोकल लीडरशिप को पीछे किया गया था और सेंट्रल लीडरशिप को आगे किया था झारखंड, वहां अनुमान मुताबिक रिजल्ट नहीं आए। अब नेक टू नेक टाइप का है, क्योंकि बीजेपी 33-34% वोट शेयर हमेशा रखती है। बीजेपी को सत्ता में आने के लिए 41-42% वोट चाहिए। अब कांग्रेस कितना काटेगी आम आदमी पार्टी का? आम आदमी पार्टी को भी उतने सीट से नीचे आने के लिए 7% का ड्रॉप होना पड़ेगा। तो 7%, 8% उनका ड्रॉप तो दिख रहा है सर, लेकिन बीजेपी का गेन कैसे होगा? सिर्फ मोदी जी के भरोसे हो पाएगा सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि अरविंद केजरीवाल का जब वो 28 सीटें आई थी तो इनका वोट ऑफ परसेंटेज करीब करीब 30 के आसपास था, 29 या 30 के आसपास था। एग्जैक्टली मेरे सामने नहीं है जी, लेकिन इतना ही था। उसके बाद कांग्रेस घटना शुरू हुई और आम आदमी पार्टी बढ़ना शुरू हुई। और आपने एक फिगर दी है अभी कि कांग्रेस बीजेपी का 32, 33, 34 के आसपास रहा है। हाँ, हमेशा। यानी ये इससे ना तो कम हुआ है ना इससे ज्यादा बढ़ा है। ये विधानसभा की बात है। लोकसभा चुनाव में लोकसभा वो तो चुनाव वहां में 48 है, 48-50% तक गई है लोकसभा बीजेपी। चुनाव, हाँ, 56 तक गया है। जी। 56 तक गया है बीजेपी का। तो लोकसभा चुनाव में 56 तक जा सकता है, तो ये विधानसभा में 42 तक भी जा सकता है। इसका बस इतना मतलब ही ये जाना है, है। हाँ, इतने वोटर तो हैं ना जो बीजेपी के समर्थक हैं, मोदी जी के समर्थक हैं। हाँ, और हम ये ना भूलें कि उत्तर प्रदेश में जब 2017 में चुनाव लड़ा गया था, कोई चेहरा नहीं था। 2014 में जब हरियाणा में चुनाव लड़ा गया था, कोई चेहरा नहीं था। 2014 में जब महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा गया था तो भी देवेंद्र फडणवीस का नाम लिया जा रहा था, लेकिन उस तरीके से कोई चेहरा प्रोजेक्ट करके नहीं लड़ा गया था। हाँ, मंचों पर देवेंद्र फडणवीस थे उस समय। और कई ऐसे स्टेट रहे हैं जहां बिना चेहरे के भारतीय जनता पार्टी जाती रही है, और जहां जहां कुछ कुछ पेचीदगियां होती हैं, कुछ दिक्कतें होती हैं, या कोई प्रमाणिक चेहरा एज सच नहीं होता है कि जिसने कोई काम कर रखा हो और जिसकी किसी खास क्वालिटी की वजह से कोई विशेषता उभर करके सामने आई हो, वहां पर नरेंद्र मोदी खुद एक चेहरा बन जाते हैं। और बहुत सारे स्टेट में ये फार्मूला बीजेपी का बेहद कामयाब रहा है। दिल्ली में भी ये एक संकट है कि यहाँ पर बीजेपी के पास अभी भी कोई चेहरा नहीं है, प्रमाणिक चेहरा नहीं है, जिस पर सबकी सहमति भी हो और जिस पर मतदाता आंख मूंद करके भरोसा भी करें। तो ऐसे में एक ही चेहरा है जिसके नाम पर लोकसभा चुनाव में 54% और 56% वोट मिलते रहे हैं, और वो है नरेंद्र मोदी का। तो इस बार 11 साल की एंटी इनकम्बेंसी है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ने का इरादा जाहिर कर चुकी है। केजरीवाल को दिखाई दे रहा है कि एक उसका वोट बैंक खिसक रहा है, और ये रशीदी को बार बार उनके रेजिडेंस के सामने खड़ा कर दिया जाता है और मीडिया वालों को भी भेज दिया जाता है कि वहीं से लाइव करो। तो वो भी एक माहौल बना रहा है। लगता ये है इस बार कि सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा, ऐसा ही माहौल रहा, तो अरविंद केजरीवाल के पैर ऊपर को होने जा रहे हैं। चलिए, आपने शॉर्ट टाइम में ही बहुत सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया आसानी के साथ। वैसे रमेश बिधूड़ी का पूरे कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देना चाहिए। इसी बहाने वो दिल्ली की राजनीति में पूरे दिन भर के लिए चर्चा में आई है, और वो भी 11 साल बाद आई है। तो ऐसे रमेश बिधूड़ी की एंट्री से उनको टेक्निकली फायदा पहुंचा। अब देखना है कि वो कितना फायदा उठा पाती है। और राजनीति में कहते हैं कि कोई भी रिवाइव कभी भी कर सकता है।
क्या कांग्रेस रिवाइव कर पाएगी? प्रियंका की साख भी दिल्ली चुनाव में टेस्ट हो जाएगी। ओमकार सर, आप शो में जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम सर। दर्शकों से नमस्कार। निवेदन है, कृपया ओशियन नेटवर्क और द अभिषेक तिवारी शो दोनों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम।